न्यूक्लियस के बारे में पिछले क्लास में लिखाए थे। तो न्यूक्लियस में लिखवाए थे कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 1830 में। 1830 कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ सेल या फिर मास्टर ऑफ सेल, यही ना कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, सब किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को छोड़ करके अन्य सभी जीवों में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर कितने मेम्ब्रेन होता है? 2 मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है? 2 मेम्ब्रेन से। किस शेप का होता है? राउंड शेप या फिर स्फेरिकल। ठीक है, हाँ। और कैसा होता है? घनाकार। घनाकार, घनाकार का मतलब डेंस। इसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, घनाकार गोलाकार संरचना। समझ में आया? कितना मेम्ब्रेन बोले? 2 मेम्ब्रेन। इसमें कौन कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो 2 डीएनए और आरएनए। डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? पौधों का और जंतुओं का। आरएनए किसका है? रेट्रोवायरस का या फिर वायरस का। समझ में आया? डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। और कौन सा सुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज सुगर। डीऑक्सी राइबोज सुगर। और प्रोटीन पूछे तो हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आरएनए में कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन। सुगर कौन सा? राइबोज। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक। और डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर। डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। ठीक है, और प्रयोगशाला लैब में डीएनए संश्लेषित करने का काम हरगोविंद खुराना किए थे। ठीक है, डीएनए को क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। ठीक है, और जीन से क्या बनता है? क्रोमोजोम। क्या बनता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का खोज किसने किया था? क्रोमोजोम का जोहानसन। कौन किया था? जोहानसन किया था। किसका खोज? क्रोमोजोम का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। आरएनए के निम्न प्रकार हैं, उसके आगे कंटिन्यू करिएगा। आरएनए के निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं। पहला, मैसेंजर आरएनए या फिर इसको एम आरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। लिखिएगा, यह आवश्यक एमिनो एसिड का, यह आवश्यक एमिनो एसिड का, आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करता है, पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में, तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए का मतलब प्रोटीन या एमिनो एसिड का क्या करता है? पहचान करता है। बस। दूसरा लिखिएगा, ट्रांसफर आरएनए।
हाँ, ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर आरएनए, ब्रैकेट में tRNA लिखेंगे। यह अमीनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लाता है। ठीक है, एमिनो एसिड का पहचान कौन करेगा? mRNA। और एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर के कौन आएगा? tRNA लेकर के आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा तीसरा, राइबोसोम आरएनए। तीसरा, राइबोसोम आरएनए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आरआरएनए डैश दे करके लिखिएगा। यह प्रोटीन निर्माण करता है। आरआरएनए में लिखिएगा, यह प्रोटीन निर्माण करता है। हो गया। मैसेंजर आरएनए का काम अमीनो एसिड का पहचान करना, ट्रांसफर आरएनए का काम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए का काम प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तीनों याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तथा पुनः आरएनए से डीएनए बनना, पुनः आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या बनेगा? आरएनए से, ये सब कल पूछेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, डीएनए से डीएनए बना लेना, डीएनए से डीएनए ही बनाना, डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए, हाँ, इसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। अब कोई डैमेज डीएनए मिला, ठीक है, उससे फिर से नया डीएनए तैयार कर लेना, क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना मतलब उसका रिपीट करना, फोटोकॉपी बना लेना, क्लोन बना लेना। तो क्लोनिंग, डीएनए से डीएनए का क्लोनिंग क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा। याद हो गया? डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए, तो क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर आरएनए से फिर क्या बना ले? डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और यहीं से हो गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, जैसे कोरोना के समय में आप सुने थे एक टेस्ट आरटीपीसीआर, याद है? कोरोना का जांच का क्या नाम था? आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
कोरोना का जांच कैसे किया जाता था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे एड्स डिजीज में हम लिखवाए हैं, एड्स का जांच कौन कौन सा होता है? पीसीआर लिखवाए हैं, और क्या लिखवाए हैं? एलिसा, एक और लिखवाए हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, एड्स का क्या को जांच लिखवाए थे? 3 जांच, पीसीआर, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट। जो पीसीआर किया जाता है ना डीएनए में, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है, उसमें दोनों काम नहीं किया जाता है। लेकिन जो कोविड का जांच किया जाता था, उसमें पहले डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करते थे, और फिर आरएनए को किस में कन्वर्ट करते थे? डीएनए में कन्वर्ट करते थे। तो ये क्या कहलाता था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में क्या कर रहे हैं? आरएनए से क्या बना ले रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, और डीएनए से ही डीएनए का क्लोनिंग का क्या कराएगा? रेप्लिकेशन। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसका डेफिनेशन लिखवाना तो जरूरी नहीं है, डेफिनेशन तो समझ रहे हो ना? कोशिका विभाजन का मतलब क्या? एक कोशिका का टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बदल जाना, क्या कहलाया? कोशिका विभाजन। तो लिखवाने का तो कोई मतलब है नहीं। अब जैसे ये कोशिका है, यह कोशिका टूट रहा है, ठीक है, तो जिस कोशिका में विभाजन होता है उस कोशिका को कहा जाता है मदर सेल। क्या बोला जाता है? मदर सेल। हिंदी में क्या कहते हैं? मातृ कोशिका। ठीक है, तो कोई भी कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें मातृ कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाता है? मातृ कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और फिर ये मातृ कोशिका मान लो अगर 2 भागों में टूट गई तो इसको कहा जाता है पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। पुत्र कोशिका नहीं कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिका, डॉटर सेल अंग्रेजी में कहा जाता है। समझ में आया? तो कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका का टूट करके 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बदल जाना। और जिस कोशिका में कोशिका विभाजन हो रहा है उसे मदर सेल कहते हैं, और जो कोशिका बना उसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। ये भी लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, कोशिका विभाजन के निम्न प्रकार हैं। कोशिका विभाजन के निम्न प्रकार हैं। पहला, असूत्री विभाजन। पहला लिखिएगा असूत्री, असूत्री विभाजन अंग्रेजी में कहते हैं एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, एमाइटोसिस इसमें लिखिएगा, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है, 2 भागों में टूटती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, विषाणु, विषाणु वायरस, विषाणु कॉमा जीवाणु बैक्टीरिया, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, किसमें किसमें? बैक्टीरिया में और वायरस में और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, कौन सा विभाजन होगा? असूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब समझ में आया ना? एक कोशिका टूट करके 2 कोशिका में, तो जो भी प्रोकैरियोट होगा, तो प्रोकैरियोट कोशिका में तो केंद्रक होगा नहीं, बैक्टीरिया में केंद्रक होगा नहीं होगा। तो जब केंद्रक नहीं है तो कोशिका कितने भागों में टूटेगा? सिर्फ 2 भागों में टूटेगा। से टूटेगा तो उसके बीच वाला जो भाग होता है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है? किनारे से धंसना शुरू हो जाता है, और धंस करके कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। असूत्री के बाद लिखिएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन अंग्रेजी में कहते हैं माइटोसिस।
माइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, इसमें लिखिएगा यह विभाजन कायिक कोशिका, कायिक कायिक यह विभाजन कायिक कोशिका, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है, तो मैं कायिक कोशिका में होता है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, एग्जाम्पल। जब कायिक कोशिका लिखवा ही दिए हैं तो एग्जाम्पल क्या लिखवाए? कायिक कोशिका मतलब शरीर का जितना और अंग है, त्वचा है, टिश्यू है, कोशिका है। वैसे छिपकली है तो छिपकली का पूंछ कट गया तो वहां से देखिएगा नया पूंछ धीरे धीरे फिर दूसरा क्या हो जाता है, आ जाता है। तो पूछा जाए कि छिपकली का पूंछ कटने के बाद नया पूंछ आ जाता है तो यह कौन सा कोशिका विभाजन है? कायिक कोशिका है, यानी समसूत्री विभाजन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे शरीर के कोशिका हम लोगों में अब असूत्री तो नहीं ना होगा, असूत्री किस में होगा? प्रोकैरियोट में। हम लोगों के शरीर में दो तरह का कोशिका विभाजन होता है, एक समसूत्री, ठीक है, यानी माइटोसिस, और एक हो जाता है मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ होता है अभी लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कायिक कोशिका मतलब दैहिक कोशिका, लिख लो ना, याद रहेगा। इसको कायिक कोशिका को ही हिंदी में दैहिक कोशिका कहते हैं, मतलब देह में उपस्थित जो भी कोशिका होती है उसमें, सोमैटिक सेल में। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस, इसमें लिखिएगा यह विभाजन केवल जनन कोशिका ब्रैकेट में लिखिएगा स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम ब्रैकेट बंद में होता है, कॉमा, इसमें क्रोमोजोम की संख्या, हाँ, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट कर आधी हो जाती है तथा एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में, एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। हो गया? कोई दिक्कत? तीनों क्लियर हो रहा है क्या? 4 डॉटर सेल। देखो, अर्धसूत्री विभाजन किस में? प्रोकैरियोटिक में, याद रहेगा। प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन सा? असूत्री। और यूकैरियोटिक जो जीव होंगे उस यूकैरियोट में, जिसमें हम लोग भी हैं, पौधा भी है, उसमें क्या होगा? समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों। तो समसूत्री किस में हो रहा है? दैहिक कोशिका में। जैसे चूहा का पूंछ कट गया नया पूंछ आ गया, छिपकली का पूंछ कट गया नया पूंछ आ गया। हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं तो शरीर का हाइट बढ़ रहा है ना, मांस बढ़ रहा है, तो कौन सा है यह? समसूत्री, माइटोसिस। और फर्टिलाइजेशन अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान से इसको समझने का कोशिश करना। एक्स वाई क्रोमोजोम, एक्स एक्स क्रोमोजोम। एक्स वाई किस में होता है? पुरुष में। एक्स वाई किस में? फीमेल में, मादा में। और इसके साथ और कितना जोड़ा क्रोमोजोम होता है? 22 जोड़ा।
ठीक है, तो टोटल पुरुष में और स्त्री में क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है? 23 जोड़ा, एक जोड़ा ये और 22 जोड़ा ये हो गया, 23 हो गया ना। तो यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आया और यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आया और दोनों फ्यूज किया तो गर्ल होगी। यहाँ से वाई क्रोमोजोम आया, यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आया तो बॉय लड़का होगा। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम एक्स आया, लेकिन ये भी तो 22 पेयर आएगा, है ना। तो 22 प्लस एक्स एक्स, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कितना, 22 प्लस एक्स एक्स, एक्स वाई हो जाएगा। इसको ठीक से समझा जाए तो यहाँ पर इसको बढ़िया से समझ लो तो क्लियर होगा। देखो एक्स एक्स प्लस 22, यहाँ पर एक्स वाई प्लस 22, यह किसमें है? नर में, मादा में, और यह किसमें है? नर में, ठीक है। तो यहाँ से एक 22 पेयर ये पहले एक्स का ले लो, एक्स क्रोमोजोम गया और एक्स, तो चाइल्ड जो होगा वह क्या होगा? गर्ल। लेकिन इसके साथ और क्या जा रहा है? यहाँ से 22 पेयर ये भी क्रोमोजोम गया और ये भी कितना आया है? 22 पेयर आया, तो ये कितना हो गया? 44। तो यहाँ पर कितना हो गया? 44 प्लस 1, समझ में आया। तो टोटल क्रोमोजोम कितना हो गया? 45। या फिर अगर लड़का भी हो रहा है तो एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा? 22 प्लस 22, यानी यहाँ पर भी कितना? 44 प्लस 1 यानी 45। तो 45 पेयर क्रोमोजोम के साथ बच्चे का जन्म थोड़ी होगा, कितना के साथ होगा? 23 जोड़ा के साथ होगा ना। 23 जोड़ा के साथ होना है, 46 के साथ होना है। तो 23 जोड़ा के साथ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 44 पेयर है इसको तो टूटना होगा ना। तो क्रोमोजोम टूटेगा और टूट करके संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो है ना, लिखे हैं इसकी संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 22 पेयर क्रोमोजोम हो जाएगा, प्लस एक जो सेक्स डिटरमिनेटिंग क्रोमोजोम है वह रहेगा, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसमें कोशिका विभाजन हो जाएगा, तो यह 22 प्लस 1 रहेगा यानी 23 रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। समझ में आया। तो जर्म कोशिका में एक लाइन में अगर लिखा जाए इसको, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? यह किस में होता है? जर्म सेल में, जर्म कोशिका में, यानी स्पर्म में और ओवम में। स्पर्म में होगा और ओवम में होगा। याद रहेगा? नहीं रहेगा? हाँ, क्या लिखे? ये वाला? ये तो ऐसे ही याद हो गया आपको, लिखिएगा क्या? हो गया। चलिए एक छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, क्रोमोजोम, क्रोमोसोम। हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा में 22 प्लस 1, यही ना होगा। तो 22 जोड़ा को क्या कहते हैं? ये पहले पढ़ाए हैं, 10 बार पढ़ाए हैं कम से कम। यहाँ पर नर में 22 जोड़ा लिखा हुआ है, मादा में भी कितना लिखा हुआ है? 22 जोड़ा। तो ये जो है 22 जोड़ा क्रोमोजोम, ये जो है यहाँ पर 22 जोड़ा क्रोमोजोम, इसको क्या कहा जाएगा? हाँ, क्या बोला जाएगा? गुण
गुणसूत्र, हाँ, गुण निर्धारक क्रोमोजोम, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैरेक्टर डिटर्मिनेटिंग क्रोमोजोम, कैरेक्टर डिटरमाइन क्रोमोजोम या डिटर्मिनेटिंग क्रोमोजोम। और एक्स, एक्स को क्या कहा जाएगा? लिंग निर्धारक, ठीक है, लिंग निर्धारक, अंग्रेजी में कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेटिंग। समझ में आया? अगला जनरेशन लड़का होगा या लड़की, इसका डिटर्मिनेशन एक्स वाई क्रोमोजोम करेगा। और ये जो 22 पेयर क्रोमोजोम है यह क्या है? कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब गुण, गुण का रंग मतलब शरीर में जो भी कैरेक्टर है, जैसे बॉडी का फेयरनेस हो गया, बाल का कलर हो गया, बाल का स्ट्रक्चर हो गया, हाइट हो गया, कोई बीमारी है जैसे रतौंधी वगैरह है, हीमोफीलिया है, ये सब बीमारी, यानी शरीर में जो भी गुण है, कैरेक्टर है, वह कितना जोड़ा क्रोमोजोम में रहता है? 22 जोड़ा में, ठीक है। और एक्स क्या करता है? सेक्स का, लिंग का निर्धारण करवाता है, अगला जनरेशन में क्या होगा। समझ में आया? याद रहेगा? चलिए तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी खोज, इसी में पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी खोज, इसकी खोज वाइल्डेयर, इसकी खोज वाइल्डेयर ने की थी, कॉमा, इसके ऊपरी भाग को, इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट, इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट तथा मध्य भाग को सेंट्रोमियर, CENTROMERE, सेंट्रोमियर, CENTROMERE, सेंट्रोमियर, एवं निचले भाग को टीलोमियर, TELOMER, टीलोमियर कहते हैं। हो गया? अब जैसे देखो, क्रोमोजोम हमेशा क्या याद रखोगे? जोड़ा में रहता है, समझ गए? तो क्रोमोजोम हमेशा जो होगा वह किस में होगा? पेयर में, हमेशा ही इस तरीके का दिखाई देता है, डमरू के जैसा, और जोड़ा में रहता है। तो इसका जो ऊपरी भाग है ना, यह क्या कहलाता है? सेटेलाइट। क्रोमोजोम का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? सेटेलाइट। निचला भाग क्या कहलाएगा? टेलोमियर। और बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर कहलाएगा। समझ में आया? सेटेलाइट क्रोमोजोम का ऊपरी भाग, सेंट्रोमियर मध्य भाग, और टीलोमियर निचला भाग। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा, यह, इसका अगला पॉइंट, यह केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, यह केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं तथा इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है, तथा इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है, एवं डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। याद रहेगा, क्रोमोजोम के अंदर क्या है? डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है? जीन, और जीन पर जो गुण रहता है उसको पिछले क्लास में क्या बताए थे? एलील, ठीक है, तो एलील रहता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जीन की खोज, जीन की खोज जोहानसन, JOHANSON, JOHANSON, जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने किया था। कुछ जीवों में क्रोमोजोम, नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, कुछ जीवों में क्रोमोजोम, कुछ जीवों में क्रोमोजोम, कुछ जीवों में क्रोमोजोम
जो जो पूछा हुआ है बस वही लिखवा देते हैं। पहला लिखिएगा जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु डैश देके लिखिएगा 1, एक क्रोमोजोम, एक 1। दूसरा मच्छर, मच्छर मॉस्किटो 6, 6 क्रोमोजोम। तीसरा मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, मस्का घरेलू मक्खी, बोटेनिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। डैश देके लिखिएगा 12, 12, घरेलू मक्खी में 12। हो गया। इस संख्या लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, पेयर अलग हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ही कई बार आया हुआ है कि किस में बिना पेयर का क्रोमोजोम होता है, जीवाणु में। हाँ, बिना पेयर का क्रोमोजोम जीवाणु में है बस। चलो उसके बाद लिखिएगा मटर, मटर पी 14, 14। प्याज 16, प्याज में 16। मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, 38, 38। चूहा में 40, खरगोश में 44, खरगोश में 44, 44। मानव में 46, मानव में 46। हम लोग से ज्यादा आलू में है 48, आलू में लिख लीजिएगा 48। चिंपैंजी में भी 48, कुत्ता में 78, 78। कुत्ता में 78, 78। उसके बाद लिखिएगा कबूतर में 80, लास्ट लिखिएगा टेरिडोफाइट्स, लिख दें टेरिडोफाइट्स। डैश देख लीजिएगा 1600। ब्रैकेट में लिख लेना सर्वाधिक, सर्वाधिक। ठीक है। पौधा जो होता है ना प्लांट, तो प्लांट का कितना ग्रुप होता है, तो पौधा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, आगे मिलेगा पढ़ने, प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे तो वहां मिलेगा। कितने भागों में बांटते हैं? 5। सब, हाँ, सबसे कम जीवाणु में पौधा को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है। जैसे पहला भाग क्या होता है? थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। तो 5 भागों में जो टेरिडोफाइट्स समूह में जो पौधे आते हैं उनमें 1600 के संख्या में क्रोमोजोम होता है। बात आई समझ में? चलिए, ये याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और है, उसको कर लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट हो ही गया है। क्रोमोजोम का संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इसमें हेडिंग बनाएंगे अनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसऑर्डर। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसऑर्डर।
अनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग किसे कहा जाता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। समझ में आया? तो अनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है? क्रोमोजोम ही लेके जाएगा ना। ठीक है, क्रोमोजोम लेकर के जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा कलर ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको उसमें, अब जैसे मान लो कलर ब्लाइंडनेस में एक्स एक्स प्लस एक्स वाई, यही ना क्रोमोजोम है। मादा में क्या है? एक्स एक्स, नर में क्या है? एक्स वाई। अब कलर ब्लाइंडनेस में हमने क्या लिखवाया? कौन सा सेल प्रभावित होता है? एक्स सेल प्रभावित होता है। तो इसमें याद क्या रखोगे कि अब फीमेल में दोनों सेल क्या है? एक्स। इस कारण से फीमेल जो होती है इसमें कलर ब्लाइंडनेस प्रभावी नहीं होता है। किसमें प्रभावी होता है? मेल में। अब जैसे मान लो यहां पर मेल को कौन सा बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस है, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इन दोनों का जो संतान जन्म लेगा, मान लो वो लड़का जन्म लिया, बॉय, तो लड़का जन्म लिया तो यहां से एक्स क्रोमोजोम मेल का आया, और या एक और क्रोमोजोम कौन सा आया? वाई। तो एक्स वाई से मेल जन्म लेगा तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का अगर संतान लड़की जन्म लेती है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा, लेकिन वह जीन प्रभावी नहीं होगा। मेंडल का नियम हम लोगों को याद है, पढ़े थे। पहला नियम क्या पढ़ाए थे? प्रभाविता का नियम। मेंडल पढ़े हैं ना, अनुवांशिकता तो पढ़े हैं। उसमें पहला नियम क्या था? प्रभाविता का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? माता पिता में से किसी एक का लक्षण बच्चे में प्रभावी होगा और दूसरे का लक्षण क्या होगा? अप्रभावी होगा। मटर वाला याद है ना जी? कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं पढ़ाए थे? नहीं याद होगा, नहीं पढ़ाए थे? कौन बोला नहीं पढ़ाए थे? कॉपी देखो। जेनेटिक्स पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा, अभी नहीं हुआ है? कंफर्म? ठीक है, चलो ठीक है, तो जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या याद रखोगे? कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो कभी लड़कियों को नहीं होता है, बस इतना याद रखो, याद रहेगा। लेकिन इस बीमारी की वाहक कौन होती हैं? लड़कियां। याद रहेगा, वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगा कौन? लड़की, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं होगी। समझ में आया? इन दोनों का संतान अगर लड़की होगी तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहेगा लेकिन प्रभावी नहीं होगा, और इन दोनों का संतान अगर लड़का होगा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। समझ में आ गया? हाँ, अगला जनरेशन अगर लड़की होगा तो उसको नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टर्नर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें लिखिएगा, इसमें क्रोमोजोम की संख्या, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन, इनफर्टिलिटी, बांझपन देखा जाता है।
ठीक है। दूसरा अब इसमें लिखिएगा सेकेंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, कौमा यह पुरुषों में होता है, यह पुरुषों में होता है, जिसमें पुरुष, जिसमें पुरुष इनफर्टाइल मतलब नपुंसकता, जिसमें पुरुष नपुंसकता देखा जाता है। इनफर्टिलिटी। थर्ड लिखिएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तीसरा, चौथा हो गया ना, हाँ चौथा लिख लीजिएगा डाउन सिंड्रोम। इसमें लिखिएगा इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, कौमा यह स्त्री तथा पुरुष दोनों को प्रभावित करता है। इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें शरीर बेडोल, बेडोल समझ रहे हो, माथा बड़ हो गया, हाथ पैर छोटा हो गया, पेट बाहर निकल गया, मतलब बॉडी शेप जो होगा वो डिस्टर्ब रहेगा। इसमें शरीर बेडोल, कौमा जीभ तथा होठ मोटा, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, एवं मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है, एवं मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड, ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड, मंगोलाइड कहते हैं, हाँ मंगोलाइड कहते हैं। थर्ड लिखिएगा टाउ सिंड्रोम। हाँ हाँ, फिफ्थ में लिखिएगा टाउ सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम लिखिएगा। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है, यह स्त्री तथा पुरुष दोनों में हो सकता है, कौमा इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, इसमें व्यक्ति
मंद बुद्धि का होता है एवं उसका ऊपरी होठ एवं उसका ऊपरी होठ कटा होता है। ऊपरी होठ कटा होता है। समझ में आया? तो क्रोमोजोम शरीर के भीतर गड़बड़ाया तो ये सब बीमारी होता है। ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो, हाँ? कोई फिक्स नहीं है क्यों गड़बड़ाता है। फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है ना, निषेचन, उसी के दौरान हो सकता है, या फिर वहां पर जो मियोसिस प्रक्रिया हो रही है, कोशिका विभाजन, वो मियोसिस ठीक तरीके से नहीं हुआ, क्रोमोजोम को ठीक तरीके से मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन नहीं पहुंचाया, तो किसी भी कारण से हो सकता है। हाँ? कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर के देख रेख में बच्चा हो रहा है तब तो तब भी हो जाता है। ठीक है। अब हाँ, टेस्ट वगैरह में पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है दिक्कत होता है तो। अब वो भी शुरुआत में थोड़े पता चलेगा, 5-6 महीना का बच्चा होगा उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए देखिए, टर्नर सिंड्रोम याद हो गया। सबसे पहला क्या लिखवाया है, कलर ब्लाइंडनेस किसको प्रभावित करता है? एक्स क्रोमोजोम को केवल पुरुषों में दिखाई देता है जबकि इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। पहला पॉइंट यही लिखवाए हैं। दूसरा, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या 45 से कम हो जाता, 46 से कम हो जाता है। 46 से कम होता है तो कितना हो जाता है? 45। यह सिर्फ किस में होता है? स्त्रियों में, फीमेल में होता है, इसमें बांझपन होते देखा जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्लाइनफेल्टर। देखो, टर्नर सिंड्रोम का मतलब जो होता है, आ, जो इनफर्टाइल लोग होते हैं, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी दोनों में देखा जाता है, मेल में भी देखा जाता है और फीमेल में भी देखा जाता है। तो इनफर्टाइल जो फीमेल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इनफर्टाइल जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। ट्रांसजेंडर जो होता है वो ट्रांसजेंडर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो मेल ट्रांसजेंडर क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और फीमेल ट्रांसजेंडर किस में आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में। समझ में आया? है? हाँ, बाइबॉर्न होता है, जन्म के साथ। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या घट करके 45 फीमेल में होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वह मेल में होगा और 47 हो जाएगा। समझ में आया? शरीर ग्रो करते जाएगा, उसके बाद पता चलते जाएगा। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम में संख्या कितनी हो जाएगी क्रोमोजोम की? बढ़ करके 47। इसमें क्या हो जाएगा? सिर जो होगा वो कैसा होने लगेगा? गोल। जैसा माथा है उसका एकदम किस आकार का होने लगेगा? राउंड शेप का उसका सिर होने लगेगा। ओठ उसका क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। जीभ जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मंगोलाइड। टाउ सिंड्रोम किस में होता है? तो इसमें भी क्रोमोजोम जो होता है वो इफेक्ट होता है। इसमें ओठ, ऊपरी ओठ जो होता है बच्चे का क्या होता है? कटा हुआ रहता है। बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है, माइंड उसका डेवलप नहीं रहेगा। तो क्रोमोजोम के डिफिशियंसी से होने वाले ये 5 डिजीज हो गया। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम और टाउ सिंड्रोम। ठीक है, याद हो गया? सेल खत्म, सेल में इतना ही पढ़ना था। टिश्यू पढ़ लिए हैं हम लोग कि नहीं पढ़े हैं? कंफर्म? टिश्यू उत्तक। हो गया? हेडिंग बना लीजिए, टिश्यू उत्तक। इसमें टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हाँ, हाँ, टिश्यू का अध्ययन। ये सब आप लोगों को शुरू में ही लिखवा दिए थे। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ टिश्यू मालफिजी को बोला जाता है। टिश्यू
कोशिकाओं का समूह है जिसकी संरचना एवं कार्य दोनों समान होते हैं। अगर मान लो पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कितना एस क्रोमोजोम होगा तो क्या बोलोगे? कितना एस क्रोमोजोम हम पूछे, क्रोमोजोम का यूनिट एस होता है। दो तरह का क्रोमोजोम होता है, वो 70s और एगो 80s। हाँ, तो बैक्टीरिया में कितना एस होगा? हाँ, प्रोकैरियोट में याद रखोगे 70s, और जो यू कैरियोट है उसमें 80s। याद रहेगा? हाँ, चलो। हाँ, सब यूनिट में डिवाइड करेंगे तो 50 और हम्म तो टिश्यू कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना और कार्य दोनों कैसा होता है? समान। अब जैसे कोई टिश्यू राउंड शेप है, गोलाकार है, तो इसके साथ जो टिश्यू जुड़ेगा वो किस आकार का होगा? गोलाकार होगा। तो कभी भी टिश्यू बनेगा तो कोशिका के समूह से बनेगा। समझ में आया? अब जैसे रॉड शेप कोई कोशिका है, छड़नुमा आकृति की, तो सबका आकार कैसा होगा? छड़नुमा होगा, रॉड शेप होगा। कोई कोशिका कॉमा शेप है तो सब कोशिका उसके साथ जो जुड़ेगा वो किस शेप का जुड़ेगा? कॉमा शेप का जुड़ेगा। तो कोशिका के समूह से ऊतक बनता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, उसका ओरिजिन और उसका फंक्शन दोनों कैसा हो? एक जैसा हो। टिश्यू को हम लोग दो भागों में हम लोग अध्ययन करते हैं बांट करके, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। समझ में आया? पादप ऊतक और जंतु ऊतक, दो भागों में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका देख लो। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में लिखिएगा
लिख लीजिए इसको। चलो नोट कर लिए। देखो इसको समझ लो फटाफट। टिश्यू का क्लासिफिकेशन शुरू में प्लांट टिश्यू का है, फिर एनिमल टिश्यू का है। समझ गए? प्लांट टिश्यू किसको कहा जाता है? तो प्लांट टिश्यू में दो पार्ट में इसको बांटा गया है। एक है इसमें विभोजोतक और एक है अस्थायी उत्तक। तो विभोजोतक किसे कहा जाता है? नाम से पता चल रहा है, वैसा टिश्यू जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है? विभोजोतक। समझ में आया?
अभी लिखेंगे हम लोग सब के बारे में, एक एक करके लिखवाएंगे, अभी समझ लीजिए। विभोजोतक किसको कहेंगे? जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होता है। अस्थायी उत्तक किसको कहेंगे? अब अस्थायी हो गया तो कोशिका विभाजन करेगा। अब आप सेचुरेटेड हो गए तो कोई काम करेगा, मन करेगा? नहीं ना करेगा। सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त होना, संतृप्त हो गया तो ना खाने का मन, ना घूमने का मन, बैठे रहने का मन है। वो तो संतृप्त आजे से हैं, बहुत पहले से पूर्ण संतृप्त है, फुल्ली सेचुरेटेड। ऐसे ही ये हमसे बोले कि हम टीआरई का एग्जाम सर अभी नहीं दे रहे हैं, बोले कहाँ है? तो अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तैयारी करत में टीआरई 2 पार कर दिए, टीआरई 3 पार कर दिए। कह रहे हैं कि जब पूरा तैयारी हमारा हो जाएगा सर तब फॉर्म भरेंगे। है ना, इसीलिए निश्चिंत हो गया, अभी पढ़ रहे हैं। सही बात है, बिना तैयारी का परीक्षा देने से कोई फायदा है? नहीं फायदा, झूठो अटेम्प्ट बर्बाद होगा। भले उनका मानना है कि भले एज बर्बाद हो जाए, अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होना है। एज बर्बाद हो जाए, अटेम्प्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूरा तैयारी और एक बार में, तब ना कहेंगे जी कि एक अटेम्प्ट में शिक्षक बन गए, एक अटेम्प्ट में शिक्षक बन गए ना। तो इसीलिए पहले पूरा मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में मन लगा के पढ़िए। तो विभोज्योतक किसको कहेंगे? जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होगी। अस्थाई किसको कहेंगे? जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, विभोज्योतक जो होता है यही कोशिका विभाजन करते जाता है, और जब इसी में कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो यही बदल जाता है किसमें? अस्थाई में। अस्थायी उत्तक और कुछ नहीं, विभोज्योतक ही है। लेकिन कब बनता है? जब विभोज्योतक की कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, विभोज्योतक कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। पहला क्या है इसमें? अग्र। अब अग्र विभोज्योतक जैसे एपिकल, तो एपिकल किसको कहोगे? जैसे मान लो यह पत्ता है, लीफ है, तो पत्ता का देखिएगा ऊपर में छोटा सा पतला सा निकला रहता है नोड, इसको क्या कहा जाएगा? एपिकल। ठीक है, स्टेम है, तना है, तो तना का जो सबसे ऊपरी भाग होता है यह क्या कहलाएगा? एपिकल। जड़ जो है, तो जड़ में क्या पाया जाता है? मूल रोम, या मूल रोम क्या कहलाता है? एपिकल। ठीक है, यानी पौधा का जो जो अग्र भाग है उस अग्र भाग पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। एक हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सिन, याद है? तो ऑक्सिन हार्मोन पौधों में वृद्धि की ये करता है, यानी लंबाई को प्रमोट करता है। तो वृद्धि वर्धक हार्मोन ऑक्सिन कहाँ पर है? अग्र विभोज्योतक में, इसलिए लंबाई को बढ़ाता है। तो अग्र विभोज्योतक का काम पूछे तो क्या कहिएगा? पौधों में लंबाई की वृद्धि करना। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, नामे से पता है मध्य विभोज्योतक। जैसे मान लो यह पौधा है, ठीक है, तो पौधा का एकदम जो बीच का भाग होगा, मिडिल पार्ट, यह किसका रहता है? मध्य विभोज्योतक का। और भी, हाँ, तना में और भी जो पौधा का मध्य भाग, जैसे पत्ता है तो पत्ता का बीच में देखिएगा वो डंठल इस तरह का दिखाई देता है, देता है ना? यही, ये भी क्या है आपका? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। ये पत्ता को बेसल सपोर्ट देता है, और यहाँ पर ये पौधा को बेसल सपोर्ट दे रहा है। समझ गए? और तीसरा क्या है? पश्च विभोज्योतक, यानी ये नीचे पाया जाता है। नीचे कहाँ पर? तो जड़ के वाले हिस्से में, जहां से जड़ शुरू होता है ना, उस हिस्से में। और ये क्या करता है? तो ये पौधा में चौड़ाई को बढ़ाता है। काम याद हो गया? लंबाई को बढ़ाने वाला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधा को बेसल सपोर्ट देने का काम, यांत्रिक सहायता, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, और पौधा में चौड़ाई बढ़ाने वाला पश्च विभोज्योतक। क्वेश्चन आता है, मिट्टी को जड़ से बांध के रखने का काम कौन सा विभोज्योतक करता है? लेटरल। ठीक है, ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद है परमानेंट। तो देखो परमानेंट में क्या है? 2 तरह का, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। तो नामे से पता चला, सिंपल माने सरल, साधारण, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो किस आधार पर? उसकी संरचना के आधार पर। संरचना, एक की संरचना साधारण है, एक की संरचना जटिल है। तो सिंपल में पहला है पैरेन काइमा। तो पैरेन काइमा जो होता है ये पत्ता में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? पत्ता में। और इसके कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, स्थान होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके का राउंड शेप टिश्यू है, ढेर सारा, समझ में आ रहा है? राउंड शेप टिश्यू है, और कोई टिश्यू है इस तरीके का रॉड शेप। तो जो रॉड शेप टिश्यू है इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में गैप दिख रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है, अंतः कोशिकीय स्थान है, और यहाँ अंतः कोशिकीय स्थान नहीं है। तो मुलायम कौन होगा, ये वाला कि रॉड वाला? ये वाला मुलायम होगा। ऐसा ही टिश्यू कहाँ पर मिलता है? पत्ता में, इसीलिए पत्ता कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और पौधा का तना जो होता है वहां पर रॉड शेप टिश्यू मिलता है, इसीलिए तना कैसा होता है? कठोर। समझ में आया? तो पैरेनकाइमा कहाँ पर होता है? पत्ता में होता है। किस में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस में मदद कौन करेगा? पैरेनकाइमा। क्वेश्चन आता है कि जलीय पौधों में पैरेनकाइमा होता है क्या? तो जलीय पौधों में जो पैरेनकाइमा होता है ना, इसी पैरेनकाइमा को जलीय पौधों में एरेनकाइमा बोला जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण में मदद न करके जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है, फ्लोट करने में। याद रहेगा, पैरेनकाइमा को जलीय पौधों में क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा। और वहां वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, पौधों को तैरने में मदद करेगा, फ्लोट करने में मदद करेगा। दूसरा क्या है? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कहां पर पाया जाएगा? तो ये तना में, स्टेम में। और यह पौधों को लचीला बनाता है। 2-4 हजार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पौधों को लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो क्या कहोगे? कॉलेनकाइमा। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, लिखाएंगे आगे, पेक्टिन नाम है उस प्रोटीन का। तो पेक्टिन प्रोटीन के कारण पौधे लचीले होते हैं और ये तना में पाया जाता है। तीसरा है स्केलेरेनकाइमा। तो स्केलेरेनकाइमा जो है यह मृत होता है। कैसा होता है? मृत। और यह कैसा होता है? कठोर होता है। ये पौधे को कठोरता, हार्डनेस, रिजिडिटी, टर्जिडिटी देता है। नारियल का छिलका किसका बना रहता है? एस्केलेरेनकाइमा का। अखरोट का छिलका एस्केलेरेनकाइमा का। बीज का बाहरी आवरण एस्केलेरेनकाइमा का। ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हम पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं। जाइलम कैसा होता है? मृत होता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का करता है। जाइलम का बहाव कैसा होता है? एक दिशीय, डाउन से अपवर्ड के तरफ। फ्लोएम कैसा होता है? जीवित की मृत? जीवित होता है। किसका परिवहन करता है? ग्लूकोज का करता है। बहाव कैसा होता है? द्विदिशीय। द्विदिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय नहीं। हाँ, फ्लोएम का बहाव कैसा होगा? द्विदिशीय। फ्लोएम में हमने नोट में एक पॉइंट लिखवाया था, इसमें एक सेल है, फ्लोएम टिश्यू है तो इसमें सेल से बना होगा। हाँ, जिसका नाम है सीव ट्यूब, चालनी नलिका। उस चालनी नलिका में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस। घबराने की जरूरत नहीं, कल लिखाएंगे। समझ में आ गया? देखो ओवरऑल याद हो गया, ये पूरा याद हो गया? पूछे? ठीक है, बताओ एपिकल मेरिस्टेम कहां पर होगा? कौन सा हार्मोन होगा इसमें? ऑक्सिन। क्या काम करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। चौड़ाई बढ़ना भी वृद्धि ही है। क्या काम करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहां होगा? मध्य भाग में। ठीक है। क्या काम करेगा? बेसल सपोर्ट, चौड़ाई, बेसल सपोर्ट, सपोर्ट करेगा। पत्ता को भी बेसल सपोर्ट देगा। लेटरल कहां पर है? जड़ में। क्या काम करेगा? हाँ, जड़ को मिट्टी से बांध के रखेगा, पौधों में चौड़ाई की वृद्धि करेगा। हो गया याद? आ जाओ सिंपल में। पैरेनकाइमा कहाँ है? पत्ता में। क्या है? पत्ता में। किस में मदद करेगा? प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। हाँ, और मुलायम रहता है। जलीय पौधों में इसको क्या कहा जाएगा? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या काम करेगा? तैरने में मदद करेगा। कॉलेनकाइमा कहां पर है? तना में। कॉलेनकाइमा कहां है? तना में है। क्या काम करेगा? पौधों को लचीला बनाएगा। एस्केलेरेनकाइमा कैसा? जीवित की मृत? मृत। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा जीवित है। दो ही टिश्यू मृत होता है, वो एस्केलेरेनकाइमा और एक जाइलम। तो एस्केलेरेनकाइमा कैसा है? मृत है। ठीक है। क्या काम करेगा? पौधों को कठोरता प्रदान करेगा। हाँ, कठोरता प्रदान करेगा। नारियल के छिलके में, अखरोट में, बादाम में, बीज में, हाँ, सबके बाहरी आवरण में क्या है? स्केलेरेनकाइमा। जाइलम का बहाव कैसा? किसका परिवहन करेगा? जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा। बहाव एक दिशीय। उत्तक कैसा है? मृत। फ्लोएम का बहाव द्विदिशीय। फ्लोएम का बहाव कैसा हो जाएगा? द्विदिशीय हो जाएगा। जीवित है और
किसका परिवहन करेगा? ग्लूकोज का। इसके सीब ट्यूब में न्यूक्लियस, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू नेक्स्ट है, कोई डाउट किसी को तो बोलिए।